आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान बाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। आज हम क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट प्रेमचंद जिनके द्वारा लिखी गई कथा दो बेलों की कहानी वह सविस्तार पढ़ेंगे और उसके साथ ही प्रश्न उत्तर भी पूर्ण करेंगे। सबसे पहले हम इनका कवि परिचय जान लेते हैं। प्रेमचंद प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में बनारस के लमई गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई थी। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमासरम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार के गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। दो बेलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। अब कहानी शुरू करते हैं। दो बेलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को पल्ले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन या उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। लेखक कह रहा है कि जानवरों में सबसे ज्यादा हम गधे को जब ज्यादा बुद्धिहीन नहीं मानते, वह बिल्कुल बेवकूफ कहा जाता है। और जब भी किसी आदमी को हम बेवकूफ कहते हैं तो उसे यही कहते हैं कि यह निरा गधा है। लेकिन इसका निश्चय नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे यह गधा क्यों कहा जाता है। गायें सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सियानी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना और ना ही देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते हुए नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचाकर रखते हैं और जी तोड़कर काम करते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है कि वे जीवन के यथार्थ को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गणे बना दिया।
लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बेल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग बेल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, पर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है और कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। अब कहानी जो है वो असल में प्रारंभ हो रही है। तो इसमें एक व्यक्ति है झूरी काछी, उसके पास दो बैल थे और उसमें एक का नाम हीरा था और दूसरे का मोती। दोनों पछाई जाति के थे, जो देखने में सुंदर, काम में चौकस और डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ साथ रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या पास पास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे, और एक दूसरे की मन की बात कैसे समझ जाते थे यह नहीं कह सकते। कि जब वे बैल दोनों एक साथ रहते थे तो दोनों में ही भाईचारा हो गया, दोस्ती हो गई, और वो दोनों एक साथ ही खाते थे और एक साथ ही मूक भाषा में विचार विमर्श भी करते थे। लेकिन उनके मन की बात क्या थी यह हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते, और कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। विग्रह अर्थात गुस्से से, और विनोद हंसी मजाक में। आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही गोल गप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी या कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते और साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। नांद अर्थात चारा डालने वाली वो स्थान, या फिर चारा डालने के लिए चरागाह। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात है, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बेलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। एक बार क्या हुआ कि झूरी ने अपने दोनों बहनों को, वो अपना जो साला था गया, उसके घर गोई जो गांव था वहां उन दोनों को भेज दिया। लेकिन उन दोनों को अच्छा लगा या बुरा ये तो वे बेल ही जान सकते थे। लेकिन वह घर तक गया के साथ घर तक उन्हें ले जाने में बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि वे दोनों जाना नहीं चाहते थे। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, और पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल है। हमें कभी दाना चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। ये तो बात सत्य ही है, क्योंकि जब हम कभी किसी दूसरी जगह, अनजानी जगह जाते हैं तो हमें भी ऐसा ही लगता है। वहां हमारा मन नहीं लगता, और उन वहां के लोगों से हम घुल मिल नहीं पाते, क्योंकि वहां सब कुछ हमारे लिए नया होता है। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगए तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगए बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चढ़नी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे, और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है।
जूरी बेलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा में निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाए और कोई गुड़ और कोई चोकर और कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया और भाग खड़े हुए। जूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करती? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं है, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। और वही हुआ। मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली भूसा, सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। जूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? तो उसने कहा, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। जब जूरी ने कहा कि इन बैलों को सूखा ही क्यों डाल रखा है, तब उस मजदूर ने कहा कि मालकिन ने मुझे इनको साफ साफ यही कहा है कि इन्हें सूखा ही डालो, और मैं इनको बिल्कुल भी खली नहीं डाल सकता, क्योंकि मालकिन मुझे मार ही डालेगी। दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। जूरी ने उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उनकी टिटकार पर दोनों अड़ने लगते थे, पर यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की तो व्यथा तो थी ही, पर उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंख न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इससे जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मां से कहां तक बचेंगे। यह हीरा ने कहा। नहीं, मोती ने कहा। मोती गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि इसने इस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत है, अर्थात टाल जाने में ही अपनी सावधानी है या बचाव है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बेलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते और शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? यह हीरा ने कहा। एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, यह मोती ने कहा।
लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। वह बेचारी अनाथ न हो जाएगी? यह मोती ने कहा। नहीं, हीरा ने। तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है, यह मोती ने कहा। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो, यह हीरा ने कहा। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चलें, यह वाक्य मोती ने कहा। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी कैसे टूटेगी, यह हीरा ने कहा। मोती ने फिर कहा, इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके से जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई थी। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनके नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान भी न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे, तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था, मोती ने कहा। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े, यह हीरा ने कहा। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चढ़ने लगे, रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब भी उसे क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ जाता है तो किनारे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड डोंकता हुआ चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है, वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना था, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। इन्हीं की तरफ भी आ रहा है और कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बूरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ हूँ, आरजी विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। भागना कायरता है, मोती ने कहा। तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है, यह हीरा ने कहा। और जो दौड़ाए, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें, मैं आगे से रंगेता हूँ, तू पीछे से, और दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं है, यह उसने मोती ने कहा। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर झपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था, वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों गिराले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे यह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्र ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चे को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बेरी पर सींग न चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है, बेरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे, यह मोती ने कहा। अब हीरा ने कहा, अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो। तो मोती ने कहा, पहले कुछ खा लें, फिर सोचेंगे। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक न सुनी। अभी 2-4 ग्रास ही खाए थे कि दो आदमी लाठी लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया।
पर मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा कि संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी होस में बंद कर दिए गए। कांजी होस क्या है? जानवरों को बंदी बनाकर रखने की जगह। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसी सबिका पड़ी कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक भी तिनका न मिला। समझ ही में न आता था कि यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला धुआं उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए, हीरा ने कहा। मोती ने कहा, आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, हीरा ने कहा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा तो मजबूत था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का भी एक चिपड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़कर दीवारों पर चोट की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी होस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ पहुंचा। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार ही दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ जाए, यह मोती ने कहा। जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ जाएं, यह हीरा ने कहा। जान से हाथ धोना पड़ेगा, मोती ने कहा। कुछ परवाह नहीं, यो तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे, यह मोती ने कहा। हाँ यह बात तो है, अच्छा तोला, मैं भी जोर लगाता हूँ, यह मोती ने कहा। मोती ने दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का कहना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो फिर कहीं पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा, और हम तुम इतने दिनों से एक साथ रहे हैं। आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच जाए, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी नहीं डाला, तृण अर्थात तिनका भी। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियां निकल आई थी, अर्थात हड्डियां निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते।
ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूलों में अंगुली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ और दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से कहा और सिर झुका लिया। तब हीरा ने कहा कि गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, पर क्या अब न बचाएंगे। यह हीरा ने कहा। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, यह मोती ने कहा। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे, यह हीरा ने कहा। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था तो कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बदी के हाथ कैसे पड़े दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। यह लो अपना ही हार आ गया। हम इसी कुएं पर हमपुर चलाने आए करते थे, यही कुआं है। जब वे उस कसाई के साथ, अर्थात वो जो व्यक्ति था वह उस कसाई था, और उसके साथ जब उन्हें बेच दिया गया तब वो उसके साथ चल रहे थे, तो वह उन्हें उसी राह से लेकर चला जिस रास्ते से गया, अर्थात जूरी का साला उन्हें लेकर आया था। तब उन्हें पता चल गया कि यह तो हमारे गांव पहुंचने वाला ही रास्ता है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया है, मतलब करीब ही आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा। हीरा ने कहा, इसे मैं मार गिराता हूँ। मोती ने कहा, नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे, यह हीरा ने कहा। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आया। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल है। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मवेशी खाना अर्थात पशुओं को बेचने वाली जगह। मैं तो समझा हूं कि चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल है, इसका सबूत यह है कि यह मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल जल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भी भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था और पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजय सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा और हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमार न छोड़ता। अब न आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखें कैसे ले जाता है, और जो गोली मरवा दे तो मर जाऊंगा, पर उसके काम तो ना आऊंगा। मोती ने कहा, हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशे देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उत्साह था, उत्साह या उत्सव। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। अब प्रश्न अभ्यास। कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो इसका उत्तर है, कांजी होश एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। उसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरों के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट करते थे।
अतः कांजी होस के मालिक का यह दायित्व होता था कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखे तथा भागने न दे। इस कारण हर रोज उनकी हाजिरी लेनी पड़ती होगी। प्रश्न नंबर 2, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? इसका उत्तर है, छोटी बच्ची की मां मर चुकी थी, सौतेली मां उसे मारती रहती थी। इधर बैलों की भी यही स्थिति थी। गया उन्हें दिन भर खेत में जोतता, मारता, पीटता और शाम को सूखा भूसा डाल देता। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है। उनके साथ अन्याय होता दिखा तो उसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? तो इसका उत्तर है, इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। सरल, सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। बहुत सीधे इंसान को मूर्ख या गधा कहा जाता है, इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। और तीसरा है, आजादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। और चौथा है, समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आजादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उनके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्छ प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? इसका उत्तर है, गधा सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। यदि किसी को मूर्ख कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कहेंगे, लेकिन गधा मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है। परंतु लेखक ने इसे सही नहीं माना है, क्योंकि गधा अपने सीधेपन और सहनशीलता से किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। गाय, कुत्ता और बैल जैसे जानवर कभी कभी क्रोध कर देते हैं, पर गधा ऐसा नहीं करता है। गुणों के विषय में वह ऋषियों मुनियों से कम नहीं है। प्रश्न नंबर 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? इसका उत्तर है, इस कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी हैं जिनसे पता चलता है कि मोती और हीरा में गहरी दोस्ती थी। पहली घटना, दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे और यह कोशिश करते कि गाड़ी का अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर न आकर उसे उसके अपने कंधे पर आए। दूसरी घटना, गया ने हीरा के नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहा न गया। वह हल, रस्सी, जुआ, जोत सब लेकर भाग खड़ा हुआ और उससे हीरा का कष्ट न देखा गया। तीसरी घटना, जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्त हो रहे थे तो वे सींग मिलाकर एक दूसरे को ठेलने लगे। अचानक मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया है तो वह पीछे हट गया। उसने दोस्ती को दुश्मनी में बदलने से रोक लिया। चौथी घटना, जब उनके सामने विशालकाय सांड आ खड़ा हुआ तो उन्होंने योजना पूर्वक एक दूसरे का साथ देते हुए उसका मुकाबला किया। सांड एक पर चोट करता तो दूसरा उसकी देह में अपने नुकीले सींग चुभा देता। आखिरकार सांड बेदम होकर गिर पड़ा। पांचवी घटना, मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया। हीरा उसे अकेला विपत्ति में देखकर वापस आ गया। वह भी मोती के साथ पकड़ा गया। छठी घटना, काजी होश में हीरा ने दीवार तोड़ डाली, उसे रस्सियों से बांध दिया गया। इस पर मोती ने उसका साथ दिया। पहले तो उसने बाड़ी की दीवार तोड़कर हीरा का अधूरा काम पूरा किया, फिर उसका साथ देने के लिए उसी के साथ बंध गया। प्रश्न नंबर 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। इस हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। हीरा के इस कथन के माध्यम से पता चलता है कि प्रेमचंद नारी जाति का अत्यधिक सम्मान करते थे। नारी विभिन्न रिश्ते बनाकर समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। वह त्याग, दया, ममता, सहनशीलता का जीता जागता उदाहरण है। विपरीत परिस्थितियों में यदि नारी में क्रोध जैसे भाव आ भी जाते हैं तो इससे उसकी गरिमा कम नहीं हो जाती और न उसके सम्मान में कमी आ जाती है। लेखक महिलाओं के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता है। उसने यह भी कहना चाहा कि जब पशु भी नारी जाति का सम्मान करते हैं तो मनुष्य को नारी जाति का सम्मान हर स्थिति में करना चाहिए। प्रश्न नंबर 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? इसका उत्तर है, किसान जीवन में पशुओं और मनुष्यों के आपसी संबंध बहुत गहरे तथा आत्मीय होते हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहते हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था, तभी तो उसने उनके सुंदर सुंदर नाम रखे, हीरा और मोती। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था।
जब हीरा मोती उसकी ससुराल से लौटकर वापस उसके थाने पर आ खड़े हुए तो उसका हृदय आनंदित हो गया। गांव भर के बच्चों ने भी बैलों की स्वामी भक्ति देखकर उनका अभिनंदन किया। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। प्रश्न नंबर 8। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे ही। मोती के इस कथन से आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से पता चलता है कि वह परोपकारी स्वभाव वाला प्राणी है। परोपकार की ऐसी भावना वह मन में ही नहीं रखता है, बल्कि इसे व्यवहारिक रूप में दर्शाता भी है। वह बाड़े की कच्ची दीवार को तोड़कर 9-10 प्राणियों को भगाता है ताकि उनकी जान बच जाए। मोती सच्चा मित्र भी है। वह कांजी होश में हीरा को अकेला छोड़कर नहीं जाता है। वह आशावादी भी है और उसे विश्वास है कि ईश्वर उनकी जान अवश्य बचाएंगे। प्रश्न नंबर 9। आशय स्पष्ट कीजिए। कह, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो इसका उत्तर है, हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे की मन की बात समझ जाते थे। प्राय वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं होती। प्रश्न नंबर 9 का ख है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इसका आशय है, हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया, इसलिए वे क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी खिला दी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। प्रश्न नंबर 10। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि कह, गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। ख, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके वश की बात नहीं थी। ग, यह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। और घ, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। इसका सही उत्तर है ग, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 11। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। इसका उत्तर है, हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध हैं। वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते रहे। उन्होंने झूरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां खाई तथा डंडे खाए। फिर कांजी होश में अन्याय का विरोध किया तो बंधन में पड़े। उन्हें भूखा रहना पड़ा। प्रतिक्रिया, मेरा विचार है कि हीरा और मोती का यह कदम बिल्कुल ठीक था। यदि वे कोई प्रतिक्रिया न करते तो उनका खूब शोषण होता। उन्हें गिड़गिड़ाकर मन मारकर अपने मालिक की गुलामी करनी पड़ती। वे अपने दर्द को व्यक्त भी नहीं कर पाते, परंतु अपना विद्रोह प्रकट करके उन्होंने मालिक को सावधान कर दिया कि उनका अधिक शोषण नहीं किया जा सकता। मार खाने के बदले उन्होंने मालिक के मन में भय तो उत्पन्न कर ही दिया था। प्रश्न नंबर 12। क्या आपको लगता है कि यह कहानी आजादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? इसका उत्तर है हाँ। हीरा मोती ने अपनी स्वतंत्रता से मुक्ति पाने के लिए जिस तरह से नाना प्रकार की कठिनाइयां सही और मृत्यु के करीब जाकर भी बच निकले, वे अंततः अपने घर वापस आ ही गए। इससे यही संकेत मिलता है कि हीरा मोती गया के घर से पहली बार रस्सी तुड़ाकर आ जाते हैं और वे दोबारा गया के घर जाते हैं तो उन्हें अपमानित और प्रताड़ित होना पड़ता है और भूखा भी रहना पड़ता है। वहां से भागने पर उन्हें सांड रूपी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अंत में काजी होश में बंद होना तथा कसाई के हाथों बिकना तथा इसके उपरांत भी बचकर झूरी के पास आ जाना आदि आजादी की लड़ाई की ओर संकेत करती हैं। भाषा अध्ययन। प्रश्न नंबर 13। बस इतना ही काफी है, फिर भी मैं जोर लगाता हूँ। ही भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में से ऐसे 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ है। तो पहला है ही का, जहां प्रयोग हुआ है उससे जुड़े वाक्य।
पहला वाक्य, दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुहर डालते और रथ ही और साथ ही बैठते। दूसरा, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। तीसरा, ज्यादा से ज्यादा मेरी ही गर्दन पर रहे। चौथा, यही उनका आधार था। पांचवा, कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता था। अब भी का प्रयोग, भी शब्द का प्रयोग। पहला, कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता था। उसके चेहरे पर असंतोष की छाया भी न दिखाई देती। गधे का एक छोटा भाई और भी है, एक मुंह हटाता तो दूसरा भी हटा लेता। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। प्रश्न नंबर 14, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर उसके भेद भी लिखिए। क, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। ख, सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। ग, हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे। घ, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। और अड़े, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। तो वाक्य भेद है इससे जुड़े हुए, कैसे जुड़े हुए, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत हो उठे। इसमें वाक्य भेद है मिश्र वाक्य और उपवाक्य है अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। और भेद है इसका संज्ञा उपवाक्य। ख, सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। तो इसमें वाक्य भेद है मिश्र वाक्य और उपवाक्य है उसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर। और इसका भेद है विशेषण उपवाक्य। गए, हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे। तो इसमें वाक्य भेद है मिश्र वाक्य, ये भी मिश्र वाक्य है और इसका उपवाक्य है तो बिकेंगे। नहीं, इसका उपवाक्य है गया के घर से नाहक भागे और इसका भेद है संज्ञा उपवाक्य। अब घ, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, तो इसका वाक्य भेद है मिश्र वाक्य और उपवाक्य है तो बिकेंगे और इसका भेद है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अड़ है, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता, यह भी एक मिश्र वाक्य है और इसका उपवाक्य है तो बेमारे न छोड़ता और इसका भेद है क्रिया विशेषण उपवाक्य। प्रश्न नंबर 15, कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है, कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला मुहावरा है जी तोड़ काम करना और इससे जुड़ा हुआ वाक्य है भारतीय श्रमिक जी तोड़ काम करते हैं। दूसरा मुहावरा है गम खा जाना, इससे जुड़ा हुआ वाक्य है भारत के मजदूर इतने स्वाभिमानी हैं कि वे गम खा जाते हैं और हाय तौबा नहीं मचाते। तीसरा मुहावरा है ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो इसका वाक्य प्रयोग है यह दुनिया उसी को सम्मान देती है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। चौथा मुहावरा है दांतों पसीना आना, इसका वाक्य प्रयोग है क्रिकेट के मैदान से कुत्ते को बाहर खदेड़ने में माली को दांतों पसीना आ गया। पांचवा मुहावरा है कसर उठाना, इसका वाक्य प्रयोग है मालिक के कहने पर हम हर काम कर देते हैं, किसी प्रकार की कोई कसर नहीं उठा रखते। अब आगे है शब्द संपदा, जिसमें है जिसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ। निरापद, सुरक्षित, सहिष्णुता, सहनशीलता, पछाई, पालतू पशुओं की एक नस्ल, गोई, जोड़ी, कुलेल, क्रीड़ा, विषाद, उदासी, पराकाष्ठा, अंतिम सीमा, गणे, गणनीय या सम्मानित, विग्रह, अलगाव, पगैया, पशु बांधने की रस्सी, गरा, फुद्देदार रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती है, प्रतिवाद, विरोध, टिटकार, मुंह से निकलने वाला टिक टिक का शब्द, मसलहत, हितकर, रगेदना, खदेड़ना, मल्लयुद्ध, कुश्ती, साबिका, वास्ता या सरोकार, कांजी होश,
मवेशी खाना वह बाड़ा जिसमें दूसरे का खेत आदि खाने वाले या लावारिस चौपाए बंद किए जाते हैं और कुछ दंड देकर छोड़े या नीलाम किए जाते हैं। रेवड़ पशुओं का झुंड, उन्मत्त मतवाला थान, पशुओं के बांधे जाने की जगह, उत्साह उत्सव और आनंद। आज की हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लगी।